हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने मेंस बैक ईयर आंसर फ्रेमिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 18 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 19 है। इसमें हम देखेंगे कि जीएस 4 के इथिक्स पेपर में 2014 में यूपीएससी ने किस प्रकार का प्रश्न पूछा, उसे आपको किस तरीके से लिखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जीएस 4 इथिक्स का पेपर है। 2014 में आपसे एक प्रश्न पूछा गया 150 शब्दों में। तो देखते हैं ये प्रश्न क्या है और इसको उत्तर आपको कैसे लेना है। तो प्रश्न है, सामाजिक समस्याओं के प्रति व्यक्ति की अभिवृत्ति के निर्माण में कौन से कारक प्रभाव डालते हैं। हमारे समाज में अनेक सामाजिक समस्याओं के प्रति विषम अभिवृत्तियां व्याप्त हैं। हमारे समाज में जाति प्रथा के बारे में क्या क्या विषम अभिवृत्तियां आपको दिखाई देती हैं। इन विषम अभिवृत्तियों को आप किस प्रकार स्पष्ट करते हैं। क्लियर। काफ़ी बड़ा प्रश्न है, लेकिन इसका उत्तर उतना ही सरल है। तो हम देखते हैं पहले इसको इनकोड करके। तो आप देखिए, आपसे प्रश्न पूछा गया है, सामाजिक समस्याओं के प्रति व्यक्ति की अभिवृत्ति। क्लियर। अभिवृत्ति को इंग्लिश में कहते हैं एट्टीट्यूड, और आपको एक वर्ड और मिलेगा अभिरुचि, उसको कहते हैं एप्टीट्यूड। ठीक है। तो एप्टी और एट्टी दोनों में अलग अलग अंतर है। तो वो जब हम एप्टीट्यूड से संबंधित एक प्रश्न सॉल्व करेंगे, यानी कि अभिरुचि से संबंधित एक प्रश्न सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पर उसे डिस्कस करेंगे, और यहाँ हम अभिव्यक्ति से संबंधित टॉपिक को कवर करेंगे। तो आपसे पूछा है कि सामाजिक समस्याओं के प्रति व्यक्ति की अभिवृत्ति निर्माण में कौन से कारक प्रभाव डालते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सामाजिक समस्याएं आखिरकार हैं कौन कौन सी। ठीक है। दूसरा, हमारे समाज में अनेक सामाजिक समस्याओं के प्रति विषम अभिवृत्तियां व्याप्त हैं। तो अनेक सामाजिक समस्याएं ऐसी हैं जिनके प्रति लोगों की धारणाएं अपने आप व्याप्त हैं। विषम का मतलब क्या होता है, अलग या गलत अभिवृत्तियां। क्लियर। तो आप ये समझ सकते हो। हमारे समाज में जाति प्रथा के बारे में क्या क्या विषम अभिवृत्तियां विद्यमान हैं, आपसे ये भी आपको बताना है। ठीक है। और अंत में है आपको कि इन विषम अभिवृत्तियों को आप किस प्रकार स्पष्ट करते हैं। क्लियर। अर्थात अब आप में से कई सारे लोगों को लग रहा होगा कि वास्तव में इस प्रश्न में हमें बताना क्या है। तो देखिए, प्रश्न आपको संदर्भ के रूप में दिया है, और मूलतः आपसे सिर्फ ये पूछा गया है कि आप ये बताइए कि हमारे समाज में जाति प्रथा को लेकर लोगों के मन में जो विषम अभिवृत्तियां व्याप्त हैं, उसे आप किस नज़र से देखते हैं, अर्थात वो विषम अभिवृत्तियां व्याप्त क्यों हैं। क्लियर। तो आपको बस इतना स्पष्ट करना है। ऊपर की बातें बस आपको बहलाने के लिए हैं, या आप कह सकते हो कि आपके मन में एक भूमिका देने के लिए हैं, कि आप इस भूमिका से रूबरू हो जाएं। और वो क्या है कि ये जाति प्रथा के प्रति जो लोगों की विषम अभिवृत्तियां हैं, अर्थात जाति को लेकर लोगों के मन में जो गलत विचार हैं, उनमें उनमें व्यक्ति की अभिवृत्ति को कौन बढ़ावा देता है, अर्थात किस कारक उनके अंदर ये बनती हैं। और न केवल जाति प्रथा के संदर्भ में, बल्कि अन्य जो सामाजिक समस्याएं हैं उनके प्रति भी जो गलत अभिवृत्तियां लोगों के मन में अंतर्मन कर गई हैं, वो कैसे बनती हैं। क्लियर। तो आप ये समझ गए। अब सबसे पहले आप में से कई सारे लोगों को लग रहा होगा कि अभिवृत्ति का सामान्य सा क्या मतलब है। वैसे तो आप एट्टीट्यूड पढ़ते ही हो, और एट्टीट्यूड को आप हमेशा देखते ही रहते हो कि वो बड़ा एट्टीट्यूड दिखाता है, वो बड़ी एट्टीट्यूड दिखाती है। तो इसका मतलब क्या है। एट्टीट्यूड का मतलब ये होता है कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु या किसी भी समस्या के प्रति आपका देखने का नज़रिया क्या है। क्लियर। जैसे कि आप देखोगे कि कोई भी आपने एक एग्जाम्पल देखा होगा कि एक गिलास, बचपन में आप हमेशा सुनते होंगे कि उसमें आधा पानी भरा है, और आपसे पूछा जाता है कि इससे आप क्या समझते हैं। तो कई सारे लोग कहते हैं कि गिलास आधा खाली है, कई सारे लोग कहते हैं आधा हवा से भरा है, आधा जल से भरा है। तो वो क्या है, सबका नज़रिया है उस गिलास को देखने का। क्लियर। तो आप समझ गए कि अभिवृत्ति का मतलब क्या होता है। अब हम इसी चीज़ को सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में देखने का प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे वो सामाजिक समस्याएं कौन सी हैं, और फिर देखेंगे कि उन सामाजिक समस्याओं के प्रति लोगों की अभिवृत्तियां ऐसी बनती क्यों हैं, और फिर जाति प्रथा के बारे में लोगों की क्या क्या विषम अभिवृत्तियां हैं, और फिर इनके संदर्भ में हमारे विचार क्या हैं। क्लियर। तो इन सारी चीज़ों को हम टैकल करेंगे। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आप कर सकते हैं।
अब इनकोड करेंगे वही चीज़ कि सामाजिक समस्याओं के प्रति व्यक्ति की अभिवृत्ति का निर्माण में कौन से कारक प्रभाव डालते हैं, साथ ही विषम अभिवृत्तियाँ कैसे विद्यमान होती हैं किसी भी पर्सन के अंदर, या जाति प्रथा के बारे में कौन कौन सी विषम अभिवृत्तियाँ हैं, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। और आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो अभिवृत्तियाँ होती हैं वो जन्मजात नहीं होती, बल्कि ये व्यक्ति को सिखाई जाती हैं या व्यक्ति स्वयं सीखता है। क्लियर? तो इसीलिए कहा जाता है कि ये विषम अभिवृत्तियाँ लोगों के अंदर ऐसी हो कैसे गई, तो कोई ना कोई तो होगा जो इन चीज़ों पे इम्पेक्ट डाल रहा होगा। ठीक है, तो इनकी उत्पत्ति कैसे होती है आपकी नज़र में, इसको बताना है। अब हम उत्तर देखते हैं। उत्तर में आपको पता है कि अभिवृत्ति से आशय किसी व्यक्ति का घटना वस्तु के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक विचार से लिया जाता है। ठीक, ये जन्मजात नहीं होती बल्कि सीखी जाती है। जैसे आप देखोगे कि सामाजिक समस्याओं के प्रति अभिवृत्ति के निर्माण में कारक कौन से होते हैं। सबसे पहले होते हैं हमारे परिवार के जो सोशल मूल्य हैं। सामाजिक जो हमारे मूल्य हैं, जो सोशल वैल्यूज़ हैं, वो इम्पोर्टेंट है। अब आप देखिए, अगर आपका परिवार काफ़ी प्रगतिशील है तो आपको शहर में आने की परमिशन मिलेगी, आप किसी भी प्रकार के कपड़े पहन सकते हो, कहीं पे घूम सकते हो, पार्टी कर सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो। लेकिन अगर आपका परिवार रूढ़िवादी है तो आप इन चीज़ों को लेकर इतने इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। क्लियर? फिर वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, ये दोनों के संदर्भ की बातें हैं। फिर आता है तर्क, तथ्य या विवेकपूर्ण शिक्षा मिली है या नहीं मिली। जैसे आप देखोगे कि कई परिवारों में इस बात की शिक्षा नहीं दी जाती है जो तर्क और तथ्य पर आधारित हो। उनसे क्या, उनको पुरानी परंपराओं के वही समाज के कुछ लोग आकर बता देते हैं कि नहीं, बेटी का विवाह 18 वर्ष में कर देना चाहिए, बेटी ज़्यादा पढ़ेगी तो क्या कर लेगी, उसको घर के और किचन के काम करने ही चाहिए, वो पढ़ाई के योग्य नहीं बनी है, वो जॉब नहीं कर सकती, वो किसी बाहर शहर में नहीं जा सकती। लेकिन अगर आपके माता पिता ने तर्क और तथ्य के माध्यम से सोचा है कि नहीं, मेरी बेटी पढ़ेगी, मेरी बेटी आईएएस बनेगी, वो आईएएस बनकर हमारे परिवार का, हमारे गांव का, हमारे समाज का नाम रोशन करेगी, तो आप ये देखना कि आपका परिवार प्रगतिशील होगा। और वैसे भी आप सबका परिवार प्रगतिशील है, इसीलिए तो आप सब आईएएस की तैयारी कर रहे हो। तो यहाँ पर सोचने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि उन परिवारों की जहाँ पर इस प्रकार के विघ्न उत्पन्न हो रहे हैं। क्लियर? तो आप देखेंगे आपके काफ़ी सारे दोस्त ऐसे होंगे जिनको दिल्ली आने में या अलग अलग सिटीज़, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जाने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। क्लियर? फिर है विवेकपूर्ण शिक्षा मिली है कि नहीं मिली। विवेकपूर्ण शिक्षा का क्या मतलब होता है? विवेकपूर्ण शिक्षा का मतलब ये होता है कि विज्ञान परक शिक्षा, यानी कि आप देखना, कई बार आप सुनते होगे ना कि लड़कियों को अगर मोबाइल दे दोगे तो वो बिगड़ जाएंगी, लड़कों को अगर मोबाइल दे दोगे तो वो बिगड़ जाएंगे, लड़के अगर बाहर रहेंगे तो बिगड़ जाएंगे। अब अगर आपके घर वालों के मॉडर्न एजुकेशन है तो उनको पता है कि मोबाइल से बच्चे बिगड़ भी सकते हैं और बन भी सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से वो अपना फ्यूचर भी सेव कर सकते हैं। तो ये चीज़ें अगर पता है तो आपको फ़ोन मिल जाएगा, आप अच्छे से उस चीज़ को सर्व कर सकते हो। क्लियर? तो आपने ये चीज़ें देख ली। फिर आता है कि विभिन्न सामाजिक समूहों या समाजों से उसका संवाद कभी हुआ है या नहीं हुआ है। इसका क्या मतलब? ये आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। होता क्या है कि कई बार हम किसी संस्थान के अंदर की वैल्यूज़ को नहीं जानते और अपने ही मन से उस संस्थान के प्रति काफ़ी सारी पूर्व धारणाओं का निर्माण कर लेते। जैसे हम में से कई सारे जो मुस्लिम्स भाई हैं उनको ये लगता होगा कि आरएसएस में सिर्फ कट्टरता ही परोसी जाती है। कई सारे हिंदूवादी संगठनों को लगता होगा कि कई सारे जो प्रगतिशील जो मुस्लिम संगठन हैं उसमें सिर्फ कट्टरता ही परोसी जाती है, उसमें मानवता के बीजों का इनपुट होगा ही नहीं। तो ऐसी चीज़ें तब तक आपको नहीं समझ में आ सकती जब तक आप उन सामाजिक समूहों के साथ में बैठकर संवाद न करें, जब तक आप उनके प्रगतिशील विचारों को न सुने, जब तक आप उनके अप्रगतिशील विचारों को तर्क और तथ्य के माध्यम से खंडित न करें, तब तक आप ये नहीं समझ सकते हो कि हाँ, हमारी उसके प्रति अभिवृत्ति का निर्माण करना सही है या गलत है। जैसे आपने देखा होगा कई सारे लोग क्या कहेंगे कि वो संस्थान बुरा है, उस संस्थान में हमेशा यही गलत चीज़ें होती हैं, उसको हम इसी नज़र से देखेंगे। ऐसा नहीं है। हम जब तक उसमें जाकर संवाद न करें, जैसे आप देखेंगे कि कई बार आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घटती होंगी कि आप अपने मन में पहले से ही धारणा बना लेते हो
कि अगर इस शॉप में हम गए या इस पर्सन से हम मिले तो वो हमारे साथ ऐसा बिहेव कर सकता है, लेकिन जब आप वहाँ पर पहुँचते हो तो वो समाज, वहाँ के लोग आपके प्रति वैसा व्यवहार ना कर बल्कि काफ़ी अच्छा व्यवहार करते हैं। तो आप सोचते हो कि ये व्यक्ति इतना अच्छा कैसे हो सकता है, लेकिन आपको वहाँ सोचना चाहिए, क्या आप पहले उन अच्छे लोगों से कभी मिले हो? तो आपको पता चलेगा कि नहीं मिले थे। अर्थात क्या आप उन सामाजिक समूहों के लोगों से बातचीत कभी की थी? तो नहीं की थी। तो जब आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, उस समाज में भी कई सारे लोगों की जो अभिवृत्तियां हैं वो अच्छी होती हैं। क्लियर? तो अब आपने ये सारी चीज़ें देख ली। अब आती हैं कि सामाजिक समस्याएं हैं कौन सी और उन सामाजिक समस्याओं के प्रति लोगों की धारणाएं कैसी हैं। जैसे कई सारे लोगों का ये मानना है या कई सारी सामाजिक संस्थाओं का मानना है कि जो विवाह होना चाहिए वो धर्म सम्मत होना चाहिए। मतलब कि अगर एक लड़का और एक लड़की ये विवाह कर रहे हैं तो इनका जो गोत्र है, इनका जो वंश है और इनका जो धर्म है वो उसी के अनुरूप हो। ऐसा ना हो कि एक धर्म की लड़की दूसरे धर्म के लड़के से विवाह करे या दूसरे धर्म का लड़का किसी दूसरे धर्म की लड़की से विवाह करे। क्लियर? इस चीज़ को लेकर समाज में नकारात्मक विचार हैं। फिर आप देखोगे कि कई बार आप देखना कि लिव इन रिलेशनशिप को लेकर समाज की कई सारी संस्थाएं ये कहती हैं कि ये समाज के लिए उचित चीज़ नहीं है, जबकि आप देखोगे कि वर्तमान संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से लिव इन रिलेशनशिप कोई गलत कार्य नहीं है। क्लियर? आप देखोगे कि समाज में प्यार को एक तरीके का अपराध माना जाता है, खासतौर पर लड़का लड़की का प्यार। आप वो वाला प्यार नहीं, माता पिता का, लड़का लड़की का जो प्यार है, जो नाबालिग का जो प्यार है, उसे गलत माना जाता है और ये कहा जाता है कि ये प्यार के संदर्भ में लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए, खास तौर पर आज के नवयुवक और युवतियों को। लेकिन प्यार अन्य लोगों की नज़र में काफ़ी अच्छी चीज़ है। क्लियर? तो इस पे सामाजिक समस्याएं होती हैं। साथ ही आप देखोगे कि जो एलजीबीटी ग्रुप है, यानी कि लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर, इनको लेकर समाज की एक अपनी पूर्व धारणा बनी हुई है। तो इस धारणा को किस प्रकार बदला गया ये आप सुप्रीम कोर्ट के कई डिसीजंस में देख सकते हो। अर्थात इनके प्रति समाज की नकारात्मक छवि है, इसे चेंज किया गया। आप देखोगे कि कई बार होता है कि महिलाओं का पुरुषों के साथ जॉब नहीं करनी चाहिए। मतलब महिलाओं को पुरुषों की बराबरी नहीं करनी चाहिए। अर्थात अगर पुरुष जॉब वर्क करता है किसी कंपनी में तो महिलाओं को कंपनी में वर्क नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें घर गृहस्थी संभालनी चाहिए। ये समाज के कुछ तबके के लोगों का मानना है, जबकि प्रगतिशील समाज का क्या मानना है कि चाहे महिलाएं हों या पुरुष हों, सबको मिलकर काम करना चाहिए। क्लियर? फिर है कन्या भ्रूण हत्या। आप देखोगे हालांकि इस प्रकार की घटनाएं कम होती हैं, लेकिन फिर भी आप न्यूज़ चैनल में या कभी अखबार में ऐसी घटनाएं देखते होंगे कि डस्टबिन में आज एक छोटी सी नवजात बच्ची मिली। ये सारी चीज़ें क्या दिखाती हैं कि आज भी समाज का एक वर्ग कन्या के जन्म को अशुभ मानता है, या आप कह सकते हो कि कन्या के जन्म के प्रति नकारात्मक छवि है। और इसीलिए आप देखना कई बार कन्या भ्रूण की हत्याएं हमें देखने को मिलती हैं, जो कि ये काफ़ी नकारात्मक चीज़ें हैं। जबकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हम आंदोलन की बात करते हैं, हम हमेशा नारी तू नारायणी की बात करते हैं, हम बात ये भी करते हैं कि 21वीं सदी नारी सदी हो। और आप देखिएगा जब खेल में, प्रशासन में, अलग अलग फील्ड्स में जब महिलाएं अपनी जीत का ध्वज लहराती हैं तब उन्हीं लोगों को काफ़ी खुशी होती है। लेकिन खुद के घर में अगर बेटी का जन्म होता है तो उसे वो अभिशाप मानते हैं। तो ऐसे सामाजिक लोगों की समस्याओं को किस प्रकार दूर करना चाहिए। साथ ही आप देखना कि कन्या गोरी है कि काली है, इस पर भी लोगों का काफ़ी ध्यान जाता है। जब विवाह संदर्भ की बातें आती हैं तो जो पितृसत्तावादी सोच के जो पुरुष मानसिकता के लोग हैं वो जब लड़की देखने जाएंगे तो वो लड़की के चरित्र को नहीं देखेंगे, लड़की के चित्र को देखने का प्रयत्न करेंगे। जबकि होना क्या चाहिए कि लड़की का अगर चरित्र सही है तो उसके चित्र पे ध्यान नहीं देना चाहिए। अर्थात लड़की गोरी है या काली है इसमें क्या देखना, लड़की की जानबूझकर गलती थोड़ी ना है। तो आप देखोगे ये भी एक काफ़ी बड़ी सामाजिक समस्या है। दहेज प्रथा,
वैसे तो हमारे समाज के लोग इससे प्रगतिशील विचार के वाहक बनते हैं, लेकिन जब अपने बेटे की विवाह करने की बात आएगी तो हमेशा लड़की के बाप से ऐसे दहेज मांगेंगे जैसे समझो उन्होंने कमा कर उसे देकर आए। मतलब ये एक सबसे बड़ी समस्या है। उनको ये देखना चाहिए कि जो लड़की हमारे घर में आ रही है वो बेटी के समान है और वो हमारे घर को, हमारे परिवार को एक नई दिशा प्रदान करेगी, हमारे घर को एक नया कह सकते हो आधार प्रदान करेगी। और हम उनके माता पिता से दहेज यानी कि चंद पैसों की लालच में उस स्वाभिमान को त्याग रहे। इस सारी चीज़ों से बचना चाहिए। ठीक है, तो दहेज प्रथा एक सामाजिक समस्या है, लेकिन लोग दहेज लेते हैं। फिर आप देखोगे कि सेक्सुअल एजुकेशन को लेकर कई बार आप देखना कि जब आप स्कूल्स में ये बातें शुरू हुई, हालांकि अब तो नॉर्मल हो गया है कि इस एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है, खासतौर पर दिल्ली या मेट्रोपॉलिटन जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं वहाँ पे इसके टॉपिक्स भी चलते हैं। तो इसको लेकर कई सारे सामाजिक वर्ग के लोगों का मानना है कि ऐसी एजुकेशन समाज में नहीं दी जानी चाहिए। और जबकि आपको पता हो कि हमारे यहाँ पुरातन समय से ही इस प्रकार की एजुकेशन की बात चली आ रही है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं इन चीज़ों को लेकर लोगों की जो नकारात्मक अवधारणाएं हैं वो इतनी सारी आपने समस्याएं देख ली। हालांकि जब हम इंडिपेंडेंट रूप से जब टॉपिक करेंगे ना आगे कि कभी लिव इन रिलेशनशिप पे हमने कोई टॉपिक किया, प्रश्न किया, कभी प्यार के लिए किया, कभी एलजीबीटी को लेकर क्वेश्चन किया, या जॉब समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, तो वहाँ पे हम इनको और डिटेल से करेंगे। चाहे कन्या भ्रूण हत्या को लेकर हो, हमने ये आपको सामाजिक समस्याएं इसलिए बता दी इतनी सारी कि आप इन पर थिंकिंग करें अभी से, और आप सोचें कि हाँ इतनी सारी सामाजिक समस्याएं आज भी 21वीं सदी के भारत में विद्यमान हैं। और जब आप आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर न्यू इंडिया की जब बात करते हो या आइडिया ऑफ इंडिया की बात करते हो, उस पर जब आप ऐसे लिखते हो तो आप इतनी सारी समस्याओं को गिना सकते हो कि क्या हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर इतनी सारी सामाजिक समस्याओं से निजात पा चुके हैं। समझ गए? तो ऐसे आप वहाँ पे यूज कर सकते हो, इसलिए मैंने इतनी सारी समस्याएं आपको लिखकर बता दी। अब इन समस्याओं से हटकर जो हमारा आज का प्रश्न है वो है जाति प्रथा को लेकर लोगों के मन में जो विषम अभिवृत्तियां हैं, अर्थात जो गलत धारणाएं बनी हुई हैं, इसके पीछे लोगों को कौन से तर्क हैं, अर्थात इस जाति प्रथा के प्रति लोगों की जो विषम अभिवृत्तियां बनी हैं वो किस प्रकार बनी, उनको बनाने में कौन से कारक सहायक रहे। तो आप देखोगे कुछ लोगों का क्या मानना है कि ये जाति प्रथा काफ़ी अच्छी है और ये दैवी व्यवस्था का वरदान है, अर्थात उनका ये मानना है कि जितने भी लोग या जितने भी वर्ण के लोगों की उत्पत्ति हुई है ये ईश्वरीय इच्छा के अनुरूप है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो या फिर शूद्र हो, ये सभी अपने अनुपात में इसीलिए जन्म लिए हैं। और इसके पीछे कई सारे वो तर्क देंगे। तर्क ये देंगे क्षत्रिय का काम होता है राज्य की रक्षा करना, ब्राह्मण का काम होता है राज्य को ज्ञान देना, वैश्य का काम होता है राज्य को इकोनॉमिक डेवलपमेंट में प्रमोट करना, और शूद्र का काम होता है उस राज्य की सेवा करना। क्लियर? ये ऐसे वो तर्क गढ़ेंगे। साथ ही आप देखोगे कई सारे जो लोग हैं वो इसे सिर्फ शोषणकारी तथा अमानवीय व्यवस्था के रूप में देखते हैं। उनका ये मानना है कि ये व्यवस्था होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे शोषण को हम बढ़ावा दे सकते हैं और ये अमानवीय व्यवस्था के रूप में इसे देखना चाहिए। कहने का मतलब कि ये मानवीय रूप में नहीं है, अर्थात ये जाति व्यवस्था खराब चीज़ है। अलग अलग लोगों के अलग अलग स्टेटमेंट हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे कुछ लोग वर्ड यूज कर रहा हूँ, सभी लोगों का ये नहीं मानना है। वर्ण व्यवस्था के रूप में तार्किक थी, कई सारे लोग मानते हैं कि वर्ण व्यवस्था के रूप में तो ये तार्किक थी, पर जब जन्म आधारित ये हो गई तो इसमें जड़ता आ गई। आप देखोगे कि हुआ क्या था कि एंशियंट टाइम पीरियड में पहले क्या था, ऋग्वैदिक काल में ये कर्म पर आधारित हुआ करती थी। कोई व्यक्ति जिसका जो कर्म है उसी आधार पर उसका वर्ण निर्धारित होता था। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया तो इसमें जड़ताएं आ गईं और ये कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो गई कि ब्राह्मण के घर में जन्म लिया बालक केवल ज्ञान और शिक्षा की बातें कर सकता है, क्षत्रिय धर्म में जन्म लिया बालक केवल राज्य की रक्षा की बात कर सकता है, वो शिक्षा की बातें नहीं कर सकता, वो सेवा की बातें नहीं कर सकता। क्लियर? ये सारी चीज़ें थी। अब आपने जब ये देख लिया कि जाति व्यवस्था के प्रति विषम अभिवृत्तियाँ कौन कौन सी बनी हैं, तब आपको ये देखना है कि आखिरकार इन विषम अभिवृत्तियों के निर्माण में
हमारी नज़र से वो कौन से कारक हैं जो इसको विषम बनाते हैं। तो आप देखोगे कि कई सारे ऐसे परिवार हैं जो जाति व्यवस्था को लेकर काफ़ी रिजिड होते हैं। उनके वैल्यूज़ ऐसी बच्चों में इनकलकेट कर दी जाती हैं कि फला बच्चे से आपको नहीं मिलना है, उस दोस्त के साथ आपको दोस्ती नहीं करनी है, उसके साथ आपको खाना नहीं खाना है। आप अगर उसी परिवार में तर्क और तथ्य के माध्यम से अगर पूछें कि क्यों नहीं खाना है, तो उनके पास जवाब नहीं होगा। बस वो आपको उसी पुरातनपंथी विचारधारा को बता देंगे जो उन्होंने किसी से सुन रखी है। क्लियर? यानी कि उन्हीं परिवारों में ये व्यवस्था देखने को मिलेगी जहाँ पर तार्किक शिक्षा नहीं दी गई है या जिनके यहाँ विज्ञान परक शिक्षा नहीं मिली है। आप देखोगे आज आपके परिवार में या आप लोगों में से किसी के अंदर इस प्रकार की जड़ता नहीं है। आप जब भी किसी से मिलते हो, खासतौर पर मेट्रोपॉलिटन सिटी में, या आपके जो फ्रेंड्स होते हैं, आप ये कभी नहीं पूछते हो कि भाई साहब आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है। आपने पूछा कि हाँ आपका नाम क्या है, उन्होंने कहा सुरेश। दूसरे ने पूछा आपका नाम क्या है, आपने कहा मधु। तो आपने नाम बताया। कई सारे लोग इन्हीं को जाति पे आधारित बातें करने लगते हैं। आप देखना, जब भी आपसे कोई भी स्टूडेंट या कोई भी आपका फ्रेंड्स नया अगर मिलकर आपसे पूछता है कि आपका नाम क्या है, तो अच्छी बात है। और अगर वो पूछ रहा है कि आपका पूरा नाम क्या है, तो समझ जाना कि वो जाति आधारित उस जड़ता से प्रेरित है। उसके मन में ये भरा हुआ है कि हम किससे दोस्ती करेंगे, किससे नहीं करेंगे, किसके साथ खाना खाएंगे, किसके साथ नहीं खाएंगे। और जबकि एक यूपीएससी एस्पायरेंट के अंदर ऐसा कोई भी विचार नहीं होना चाहिए। वो निरपेक्ष होना चाहिए हर एक जाति, हर एक धर्म के प्रति। क्लियर? वो हर एक व्यक्ति से इक्वल बिहेव करे। फिर आता है साथ ही संवाद का अभाव होता है। आप देखेंगे कई बार हम किसी धर्म, किसी जाति को लेकर उनके प्रति अपने मन में पहले से ये कुंठा बनाए होते हैं, ठीक। लेकिन हम कभी उन लोगों से जाकर जिनके प्रति हमारी कुंठा है, चाहे उच्च जाति की निम्न जाति के प्रति हो या निम्न जाति की उच्च जाति के प्रति हो, अगर वो संवाद कर लें, अगर वो बैठकर उस समस्या का हल निकाल लें, तो हम इस प्रकार की विषम अभिवृत्तियों से दूर हो सकते हैं। बट ऐसा संवाद नहीं होता और इस बात की दोनों अपने आप में अड़े रहते हैं कि हाँ तुम अपनी जगह श्रेष्ठ हो, हम अपनी जगह श्रेष्ठ हैं। क्लियर? फिर आता है कि जाति प्रथा का समर्थन अगड़ी जातियों के द्वारा और जो विरोध होता है वो पिछड़ी जातियों के द्वारा। इसका क्या मतलब है? कई सारे लोग जब ये बात करते हैं कि जाति प्रथा को समाप्त कर दो, सबको इक्वली प्रोवाइड करो, यानी कि किसी को किसी भी धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव ना करो, तो इसमें क्या होता है, जो अगड़ी जातियां होती हैं वो कहती हैं नहीं, जाति प्रथा को नहीं बंद करना चाहिए, ये हमारी परंपरा की धरोहर है, हमारे युग ऋषियों पुराणों में इस चीज़ का वर्णन है। तो ऐसी चीज़ें आती हैं। और विरोध कौन करता है इस चीज़ का कि जाति प्रथा को समाप्त कर देना चाहिए? पिछड़ी जाति के लोग, ठीक है, कि नहीं इस चीज़ का जाति प्रथा को समाप्त कर दो। तो ये एक डिफरेंस है। अगर इसी में उल्टा हो जाए कि अगड़ी जाति के लोग ये कहने लगे कि हाँ ठीक है जाति प्रथा को समाप्त होना चाहिए, तो इस समाज में एक समताकारी विचार उत्पन्न हो सकता है। क्लियर? फिर आप देखिए कि कई बार हमारे देश के राजनेता जाति व्यवस्था को वोट बैंक की राजनीति बनाने के लिए प्रमोट करते हैं। आप देखेंगे कई सारे दलों का निर्माण सिर्फ जाति पे आधार पे बना है और वो सिर्फ अपनी वोट बैंक की राजनीति के कारण जातिवाद को हिंसात्मक रूप देने का प्रयत्न करते हैं, जो कि काफ़ी गलत चीज़ है। अर्थात अगर इस प्रकार की विषम अभिवृत्ति को समाज से दूर करना है तो इन्हीं जाति के नेताओं को आगे आना होगा और उन्हें अपनी वोट बैंक की राजनीति से हटकर उनके डेवलपमेंट पे वर्क करना होगा। क्लियर? तो आप देख सकते हो जातिवादी राजनीति किस प्रकार प्रभाव डालती है। अब आपके मन में प्रश्न आता होगा, ठीक है सर आपने ये सारी चीज़ें बता दी, इस प्रकार की समस्या को अब हम कैसे सुलझाएं? हमने तो ये देख लिया कि हाँ कौन से कारक इस चीज़ में विद्यमान है, तो इसको हम सुलझाएं कैसे? तो इसको सुलझाने के कई सारे तरीके हैं, खासतौर पर बदलाव लाना। और बदलाव लाकर हम इसे बदल क्यों सकते हैं? क्योंकि जो अभिवृत्ति है उसे बदली जा सकती है। आप देखिए 2014 के पहले भारत में एक अभिवृत्ति बन गई थी कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अर्थात लोगों के दिमाग में ये ब्रेन कर गया था कि हाँ अच्छे दिन आने वाले हैं और अच्छे दिन आएंगे। क्लियर? इस आशा और इस उम्मीद से हर व्यक्ति
हर घर में मोदी है, मोदी है, मोदी है डिमांड चलने लगी, समझना। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, जैसे जैसे 5 साल, 6 साल, 7 साल हो गए, लोगों को ये दिखने लगा कि जो सत्यनिष्ठा है सरकार की वो डाइल्यूट हो रही है। और सत्यनिष्ठा जब डाइल्यूट होने लगी तो लोगों की आवृत्ति बदलने लगी। अब आप देखिए कि पहले जो समर्थक थे पूरे के पूरे 100%, अब उनमें से कुछ एक वर्ग उनके विरोध में आने लगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हम आवृत्ति बदल सकते हैं। और कब बदल सकते हैं? जब तथ्य और तर्क के आधार पर हम उसे तराजू में तौलेंगे। तो अब आपके मन में आया होगा कि सर आवृत्ति हम बदलेंगे कैसे? तो इसके लिए हमारे पास स्रोत अच्छा होना चाहिए। स्रोत अच्छा का मतलब कि किसी भी समस्या को सुलझाने वाला जो स्रोत है वो कैसा है, अर्थात उस समस्या को कौन उठा रहा है। आप देखिएगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब ये कहा कि हमें स्वच्छ भारत मिशन अपनाना है और स्वयं झाड़ू लेकर कई सारी पिक्स के माध्यम से दर्शाने का प्रयत्न किया कि हाँ, जब देश का प्रधान सेवक झाड़ू लगा सकता है तो आम आदमी क्यों नहीं। जब देश का प्रधान सेवक छोटी छोटी जो गलतियां लोग करते हैं, सड़क में कूड़ा फेंक देते हैं या हाथ से कुछ छूट कर गिर जाता है उसे नहीं उठाते हैं, तो वो उठाकर जब रखते हैं उसकी जो पिक्स आती है तो हर व्यक्ति अवेयर होने लगा ना कि नहीं मम्मा कूड़ा नहीं फैलाना है। जैसे अभी मैं एक दिन देख रहा था, एक वीडियो एक वायरल हो रहा है, उसमें क्या है कि एक छोटी सी मासूम बच्ची, उससे एक पर्सन कहता है कि हाथ मिलाओ, तो उसने कहा है कि नहीं मोदी ने मना किया है। अब सोचो उस छोटी सी बच्ची को दिमाग में आवृत्ति बन गई कि मोदी जी ने कहा है कि हाथ मत मिलाना, 2 गज की दूरी रखना। ऐसा क्यों? क्योंकि श्रोता अच्छा है, हमारे देश का प्रधान सेवक ये चीज़ कह रहा है। क्लियर? आप देखोगे जब सचिन तेंदुलकर, जब कोविड-19 का टाइम पीरियड आया तो सचिन तेंदुलकर ने स्वयं एडवर्टाइज की कि कैसे आपको अपने हाथ धोने हैं। तो लोगों के अंदर एक प्रभाव आया कि नहीं आया? आप देखिए बाबा के ढाबा जो एडवर्टाइज चली फेसबुक से लेके अलग अलग स्टेटस पे, तो इससे क्या हुआ कि लोगों की एक सकारात्मक आवृत्ति बनी ढाबे को लेकर कि नहीं 5 स्टार होटल में खाने से बेहतर है हम ढाबा में एक दिन खाना खाएंगे। तो बताने वाला कौन था? सोशल मीडिया। आप देखिए महेंद्र सिंह धोनी जब अपील करते हैं कि आपको ऐसे वर्क करना चाहिए, आपको फला अकाउंट को क्रिएट करना चाहिए, आपको ओरियो बिस्किट खाने चाहिए, तो लोगों की जो आवृत्ति है वो ओरियो के प्रति सकारात्मक बनती है नहीं बनती है? तो बनती है। अब आप सोचिए कि अगर यही सभी लोग जाति को लेकर अपने संवाद करें, जाति को लेकर अपने विमर्श करें, जाति को लेकर भारत के इंडिया के आइडिया को बताने का प्रयास करें, तो क्या लोगों की आवृत्ति में बदलाव नहीं आएगा? आएगा। और आप देखिए आज भी आप जैसे प्रशासक, आईएएस ऑफिसर या आईएएस ऑफिसर जब बन के आप लोग जब जाते हो, जब आप किसी के घर में जाती हो तो आप वहाँ खाना खाती हो। आप में से कई सारे लोगों ने एक फ़ोटो देखे होंगे कि सृष्टि देशमुख की एक फ़ोटो वायरल हुई है जिसमें एक वो बूढ़ी बुजुर्ग महिला के साथ बैठी हुई हैं। तो ऐसी चीज़ें क्या हैं कि हाँ, एक कलेक्टर भी किसी गरीब से गरीब घर में जा सकता है। क्लियर? तो यही चीज़ें तो आपको चेंज करनी है कि जब आप प्रशासन में आए तो इस जातिवाद की जो जड़ता है उसे समाप्त करें। क्लियर? फिर देखिए संदेश आप क्या दे रहे हो। आपका अगर संदेश सकारात्मक है कि हाँ, जाति पाति पूछे ना कोई, हरि का भजे सो हरि का होई, ऐसी जब बातें आप करते हो ना तो लोगों को लगता है अच्छा हाँ, जाति पाति नहीं पूछना चाहिए किसी की। अगर आप ईश्वर की पूजा करते हो, ऐसे संदेश दो आप, तो इससे क्या होगा, लोगों के दिमाग में मोटिवेशन आता है कि अच्छा हाँ, हमें ये करना चाहिए। जैसे व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होता है। जो व्यक्ति है अब उसको क्या पढ़ना है, जैसे आपके फेसबुक में, यूट्यूब पे कई सारी चीज़ें आती होंगी, कई सारे वीडियो आते होंगे, मोटिवेशनल भी आते हैं, सरकार के विरोध में भी आते हैं, सरकार के समर्थन में भी आते हैं। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा वीडियो देखोगे। अगर आप जाति विरोधी वीडियो देखते हो तो वैसे ही आएंगे, अगर आप जाति समर्थक देखते हो तो वैसे ही आएंगे। इसलिए आप तथ्य और तर्कपरक सूचनाओं को अपने अंतर्ग्रहण करें, और जब आप ऐसा करते हैं तो आपका व्यक्तित्व अन्य की अपेक्षा काफ़ी प्रखर होता है। इसीलिए मेरा ये मानना है, खासतौर पर आप सभी लोग जितने लोग भी आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका सिर्फ अपना नाम होना चाहिए। आपकी ना तो कोई जाति होनी चाहिए, ना ही कोई धर्म होना चाहिए, ना ही कोई राजनीतिक पार्टी होनी चाहिए। आपका एक ही धर्म हो, वो है इंडिया।
आपका एक ही राजनीति हो, वो है भारत सरकार, और आपका एक ही ईश्वर हो, वो कौन? भारत माता। इसके अलावा कुछ भी नहीं। आप हमेशा उसी के लिए जियो, उसी के लिए मरो और देश की सेवा करते रहो। क्लियर? बाकी ये राजनेता आएंगे जाएंगे चले जाएंगे, इनकी राजनीति कुछ दिन चलेगी, खत्म हो जाएगी, लेकिन आप उनके चक्कर में अपने आइडिया को, अपने अंदर की इथिक्स को डाइल्यूट मत होने दीजिए। क्लियर? उम्मीद है आपको ये उत्तर काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। और एक बात और, इस प्रश्न को मैंने आंसर राइटिंग की सीरीज में भी कराया है, आप उसे जाकर शायद पार्ट 22 पार्ट उसमें शायद 13 या 14 पार्ट है, वहाँ पर आप जाके चेक कीजिएगा। अब वृत्ति से संबंधित एक प्रश्न आप ही के द्वारा लिख कर भेजा गया, तो हमने उसे वहाँ पर भी टैकल किया है, तो आप वहाँ देखेंगे और अच्छे से हमने समझाया है। उम्मीद है आपको ये आंसर काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नए प्रश्न के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।